हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग राजस्थान हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है बीकानेर का राठौड़ राजवंश। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में टोटल 3 जगह पे राठौड़ों का राजवंश था। वो 3 जगह कौन सी थी? सबसे पहले हमारी थी जोधपुर, दूसरी हमारी थी बीकानेर और तीसरी हमारी एक थी किशनगढ़। तीनों को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा बीकानेर का राजवंश खत्म करेंगे, सारे कुछ पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस वाली क्लास में हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ेंगे, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, जो पूछी जाती है। बाकी पूरा का पूरा इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आई गारंटी की, मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे 90% उसी से एग्जाम में पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसी में साथ साथ में हम लोग या तो इसी क्लास में या फिर एक और क्लास बनाएंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने बीकानेर का राठौड़ राजवंश। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीकानेर का इतिहास देख लेते हैं कि बीकानेर मतलब उस जगह का क्या इतिहास है, वो किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई, क्या हुई, सब कुछ। देखिए, बीकानेर राठौड़ों की दूसरी महत्वपूर्ण रियासत थी। दूसरी, पहली कौन सी थी? पहली थी हमारी जोधपुर। पहली थी जोधपुर। ठीक है। तो राठौड़ों की रियासत थी पहली बात तो बीकानेर। बीकानेर का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। ठीक है। और बात करें तो जांगल प्रदेश जो है, इसकी राजधानी कहाँ पे थी प्राचीन काल में? राजधानी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर बीकानेर की, जांगल प्रदेश की राजधानी थी। देखिए, बीकानेर की स्थापना की बात करें तो बीकानेर की स्थापना की गई थी 1465 ईस्वी में। बीकानेर की स्थापना की गई थी, किसने की थी? देखिए, बीका, शुरू में आपको नाम मिल रहा है ना, बीका, तो राव बीका के नाम पे ही बीकानेर नाम पड़ा और राव बीका ने ही स्थापना की। देखिए, बीकानेर जो है वो, उसकी स्थापना राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से की थी। करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है। और बात करें तो देखिए, बीका ने जब बीकानेर की स्थापना की तो इन्होंने अपनी जो प्रथम राजधानी है, जो हाँ इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाई, वो बनाई कोडम देसर। कोडम देसर। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमें बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है, बीकानेर जो जगह है उसकी जानकारी मिलती है कि ये दूसरी राठौड़ों की महत्वपूर्ण रियासत है। प्राचीन नाम इसका जांगल प्रदेश है। राजधानी जांगल प्रदेश की अहिछत्रपुर थी। राव बीका ने 1965 में इसकी स्थापना की। कर्णिम माता के आशीर्वाद से स्थापना हुई और बीका की जो प्रथम राजधानी है वो कोडमदेशर बीकानेर बनाई गई। ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और भी जो राठौड़ों की पहली जो रियासत थी महत्वपूर्ण, वो थी जोधपुर। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग आगे चलते और पढ़ते हैं राव बीका के बारे में। देखिए, बीका का जो शासनकाल है, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे? बीकानेर में बीका का शासनकाल। तो जब स्थापना होगी तो स्थापना कब हुई? 1465 में। ठीक है, 1465 में स्थापना हुई। तो एक चीज और कि 1465 में जब स्थापना हुई तो इनका शासनकाल कब से शुरू होगा? 1465 से ही। तो 1465 से शासनकाल शुरू होता है और 1504 तक राव बीकानेर में शासन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, मारवाड़ में जो राव जोधा थे, नाम आपने सभी ने सुना होगा, राव जोधा। राव जोधा के पांचवें पुत्र थे कौन? राव बीका। पांचवें पुत्र कौन थे? राव बीका। ठीक है। अब देखिए, दो चीजें होती है। पहली चीज तो बीकानेर जो पूरा साम्राज्य है, जो पूरी जगह है, उसकी स्थापना 1465 में हो गई। लेकिन बीकानेर जो स्थापना, जो शहर की स्थापना है, जैसे जयपुर बोले हम लोग, जयपुर बहुत बड़ा हो गया एक तरीके से, पहले बहुत बड़ा था। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जैसे आमेर के अंदर जयपुर शहर की स्थापना की गई ना, तो आमेर हो गया फिर जयपुर हो गया। उसी प्रकार से बीकानेर की स्थापना तो हो गई थी 1465 में। लेकिन बीकानेर शहर की जो स्थापना है वो राव बीका ने करी थी कब? 1488 में। कहां पे? राप्ती घाटी में।
ठीक है, बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने 1488 में राप्ती घाटी में की थी। ठीक है, अब एक चीज और कि इन्होंने जो स्थापना की थी वो एक नाम आता है, जाट युवक थे वो, कौन, राव नरा। ठीक है, राव नरा के सहयोग से इन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। ठीक है, अब एक चीज और कि बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, आखा तीज के समय। आखा तीज कब होती है, वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होती है। तो आखा तीज को यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने राप्ती घाटी में 1488 में करनी माता के आशीर्वाद से तो बीकानेर शहर बसाया था, और राव नरा के सहयोग से बीकानेर, माफ कीजिए, करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी, और राव नरा के सहयोग से बीकानेर शहर बसाया था। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट में लिखिए 1465 बीकानेर और 1488 बीकानेर शहर। लिखिए लिखिए फटाफट से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं। राव बीका की मृत्यु उपरांत जो शासक बने बीकानेर के वो बने राव नरा, क्योंकि इनके सहयोग से ही बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी, तो राव नरा बाद में शासक बने थे। देखिए, राव नरा का जो शासनकाल है वो कुछ ज्यादा नहीं रहता है। राव नरा का जो शासनकाल है वो रहता है 1504 ईस्वी में। जैसे, एक मिनट जी, देखिए 1504 ईस्वी में जब राव बीका की मृत्यु होती है तो 1504 में राव नरा शासक बनते हैं, और अगले साल मतलब 1505 तक शासक रहते हैं। ठीक है, राव नरा का शासनकाल हो गया ये। और बात करें तो, और देखिए राव नरा जो है, अधिकांश जो विद्वान है, अधिकांश विद्वान राव नरा को एक जाट युवक मानते हैं। ठीक है, और इतना ही याद रखना है, एक चीज इंपॉर्टेंट, कि इन्हीं के आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं, इन्हीं के सहयोग से राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है राव नरा के बारे में। इनका टाइम पीरियड याद रखिए, 1504 से 1505। आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं राव लूणकरण के बारे में। देखिए, राव लूणकरण जो है, इनका जो शासनकाल होगा वो 1505 से शुरू होगा, क्योंकि नरा 1505 तक शासक थे। उसके बाद में 1526 तक राव लूणकरण ने शासन किया था। ठीक है, अब इनके बारे में बात करें तो ये सबसे पहला ही पॉइंट हम लोग यहां देखते हैं कि ये जो है, ये जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बने थे। ठीक है, राव लूणकरण जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बने थे। दूसरी चीज बात करें तो, दूसरी चीज, इन्होंने बीकानेर में जाल वृक्ष के सिक्के चलाए थे। जाल वृक्ष के सिक्के चलाए। अब देखिए, जाल वृक्ष के सिक्के क्यों चलाए, क्योंकि ना जसनाथ जी के मतलब आशीर्वाद से शासक बने थे। जसनाथ जी ने संप्रदाय चलाया था, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय में जाल वृक्ष का एक विशेष महत्व है, तो इन्होंने जाल वृक्ष के सिक्के चलाए थे शासक बनने के उपरांत। अब आपको पता ही है बीकानेर में लूणकरण नाम से क्या क्या स्थित है। एक तो लूणकरण झील है, दूसरी चीज लूणकरण सर शहर है। तो इन्होंने एक तो शहर बसाया, शहर का नाम है लूणकरण सर। ठीक है, लूणकरण सर में क्या है, मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, मूंगफली। तो इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो लूणकरण झील, लूणकरण से झील का निर्माण करवाया। दो चीजें इन्होंने निर्माण करवाई। अब आगे चलते और आगे देखते हैं कि एक ना ग्रंथ है, करमचंद वंशों कीर्तन, करमचंद वंशों कीर्तन। ठीक है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, जय सोम।
इसमें लूणकरण के उदारपूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है। लूणकरण के कार्यों का वर्णन मिलता है, उदारपूर्ण कार्यों का। ठीक है, अब आपको एक दूसरा ग्रंथ याद रखना है, राव जैतसी रो छंद। ये लिखा था बिट्ठू सूजा ने। बिट्ठू सूजा ने इस ग्रंथ को लिखा था, और इसमें ना लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। कलयुग का करण। ठीक है, और बात करें तो और इनके बारे में देखें तो एक युद्ध हुआ था, ढोसी का युद्ध। ठीक है, ढोसी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था नारनौल, हरियाणा। ठीक है, ये हुआ 1526 में, और 26 में ये युद्ध हुआ लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। ठीक है, देखिए अभिमीरा इसमें विजय हुए और लूणकरण की इसमें मृत्यु हो गई। तो 1526 तक ही मैंने शासनकाल लिखा है लूणकरण का, 1505 से लेकर। तो 1526 के युद्ध में लूणकरण की मृत्यु हो जाती है और अभिमीरा की विजय होती है। और इसके उपरांत जो शासक बने, लूणकरण के बाद में शासक बने राव जैतसी। बिट्ठू सुजा ने उन्हीं के टाइम पे ये लिखा था, राव जैतसी रो छंद। ठीक है, तो अब शासक बनेंगे राव जैतसी। 1526 में मृत्यु हुई लूणकरण की, तो 1526 में ही शासक बने और 1542 तक शासन किया। अब देखिए 1527 आती है इसमें बीच में, आपको पता है 1526 से 47। 27 में हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में क्या हुआ, राव जैतसी ने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था कल्याणमल, कल्याणमल को राणा सांगा का बाबर के विरुद्ध सहयोग करने के लिए मेवाड़ भेजा था। ठीक है, खुद नहीं गए थे, अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। ठीक है, और बात करें तो इनके टाइम पे आपको युद्ध का नाम रखना है याद, राती घाटी का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1534 में। इसे भटनेर युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो राव जैतसी की बात कर रहे हैं, तो राव जैतसी होंगे एक साइड पे तो। और इनका जो युद्ध हुआ ये कामरान के साथ में हुआ। कामरान कौन था, हुमायूं का भाई था, हुमायूं का भाई। ठीक है, कामरान इस युद्ध में हुआ पराजित और राव जैतसी इस युद्ध में हुए विजय। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बात करें तो आगे एक और युद्ध आता है, इस युद्ध का नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ 1542 में। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ ये हुआ 1542 में। और बात करें तो ये जो युद्ध हुआ, ये पहली बात तो राव जैतसी ही होंगे, और इनके सामने जो थे वो थे राव मालदेव। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पाएबा साहेबा का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में। राव जैतसी और मालदेव थे, जैतसी इस युद्ध में मारा गया। राव मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया, और राव जैतसी का जो पुत्र था कल्याणमल, जो बाबर का विरोध करने के लिए गया था, कल्याणमल, वो चला गया शेर शाह सूरी की शरण में। शेर शाह सूरी की शरण में। ठीक है, राव मालदेव ने क्या किया, अपने सेनापति, इनका एक सेनापति था कुंपा नाम का, इन्हें बना दिया बीकानेर का प्रशासक। बीकानेर पे अधिकार किया राव मालदेव ने और इन्हें प्रशासक बना दिया। ठीक है, तो यहां कहानी खत्म होती है किनकी, राव जैतसी की। अब देखिए हुआ क्या कि 1542 में जो हुआ कि 1542 में अधिकार हो गया राव मालदेव का। उसके बाद में 2 साल तक मालदेव ने शासन किया, 1544 तक बीकानेर में। 44 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया मालदेव पे, जिसमें कल्याणमल ने सहयोग किया और वापस कल्याणमल को गद्दी सौंप दी गई। ठीक है,
अब देखिए तो मतलब शासक कौन बनेंगे, राव कल्याणमल। कब बनेंगे, 1544, क्योंकि 2 साल तो राव मालदेव का शासन रहा है। फिर 30 साल तक ये शासन करते हैं 1574 तक, तो इनका शासनकाल हो गया 1544 से 1574 तक। देखिए 1544 में शेरशाह सूरी के सहयोग से बीकानेर का शासक बने थे कौन, राव कल्याणमल। तो यहां लिख देते हैं सूरी के सहयोग से, सूरी के सहयोग से शासक बने। ठीक है, और बात करें तो और बात करते हैं जो इन्होंने शेरशाह सूरी ने जो मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध जो युद्ध किया था उसे हम लोग आज बोलते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। ये युद्ध 1544 में हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में। इस युद्ध की पूरी जानकारी हम लोग देखिए, इसमें पहली बात तो शेरशाह सूरी है, तो जब हम दिल्ली का जो राजवंश है वो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दूसरी चीज इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब राव मालदेव को पढ़ेंगे, मतलब जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसके टाइम पे इसको पढ़ेंगे। तो इसे बस इतना ही याद रखिए, इस टाइम पे जो सहयोग किया था वो कल्याणमल ने किया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखिए 1574 से पहले 4 साल पहले 1570 में अकबर ने लगवाया था एक दरबार, नागौर दरबार। ठीक है, नागौर दरबार में अकबर ने बुलाया अधीनता स्वीकार करने के लिए शासकों को। ठीक है, शासकों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बुलाया, और उस टाइम पे राव कल्याणमल गया नागौर दरबार और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली कब, 1570 के नागौर दरबार में, और अपने 2 पुत्रों को अकबर की सेवा में भेज दिया। एक पुत्र का नाम था राज सिंह, माफ कीजिए राज सिंह नहीं, राय सिंह। दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, राय सिंह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बनते हैं, और पृथ्वीराज राठौड़ से भी एक आध प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, शासक तो नहीं बने थे ये पृथ्वीराज राठौड़, लेकिन फिर भी प्रश्न बनते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए, यहां से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था, बताइए। मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की 1570 में, राव कल्याणमल ने। तो कल्याणमल हो गया, कल्याणमल ने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, कल्याणमल था। बस ठीक है, और बात करें और बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अकबर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1570 में एक प्रश्न आप हर जगह पढ़ेंगे कि नागौर में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था जब अकबर ने किया था क्या, नागौर दरबार का आयोजन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पहले पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि राय सिंह बहुत ज्यादा बड़ा शासक है, मतलब बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग छोटे ही निपटाते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ शासक नहीं बने थे, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। 1570 में ये मुगल सेवा में चले गए थे, क्योंकि कल्याणमल के पुत्र थे, और 2 पुत्रों को कल्याणमल ने मुगलों की सेवा में भेज दिया था। डिंगल भाषा के विद्वान थे ये, डिंगल भाषा के विद्वान। ठीक है, इन्हें ना डिंगल भाषा के विद्वान होने के कारण, और एलपी टेसीटोरी आपने नाम सुना होगा, एलपी टेसीटोरी, इन्होंने ना पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। ठीक है, इनका जो साहित्यिक नाम है वो पीथल है। एक चीज याद रखिएगा, पीथल पाथल, इस नाम से रचना जो है वो कन्हैया लाल सेठिया की है। ठीक है, पित्थल पाथल नाम से जो रचना है वो कन्हैया लाल सेठिया की, और पित्थल जो साहित्यिक नाम है वो पृथ्वीराज राठौड़ का है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। और बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अकबर ने ना पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी कहाँ की जागीर, गागरोन की जागीर। अब गागरोन की जागीर लेने के बाद में गागरोन में इन्होंने एक रचना की, रचना का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। ठीक है, ये रचना की। अब कवि दुर्सा आढ़ा थे उस टाइम पे, एक दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा ने इस रचना को 5वां वेद, हमारे वेद कितने हैं, 4 हैं, तो इन्होंने 5वां वेद
और 19वां पुराण, ठीक है, 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है किन्होंने? दुर्सा आडा ने। कर्नल जेम्स टोड ने भी इसमें 10,000 घोड़ों का अस्तबल बताया है, 10,000 घोड़ों का अस्तबल। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए फटाफट से, वहीं आपको अपना सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रश्न पूछना हो, कहीं पे आपको लग रहा हो कि या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ हो, या फिर आपको किसी टॉपिक की डिमांड हो कि वो टॉपिक मतलब पढ़ना हो, तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। 1-2 दिन के बाद में उसी की वीडियो अपलोड की जाएगी और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए और चीजें बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ की ना एक अन्य जो ग्रंथ है उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एक तो वैली कृष्ण रुक्मणी वचनिका हो गई। अन्य ग्रंथों की बात करें तो अन्य ग्रंथ हो गए एक दसमत, भागवत, रा, दूहा। दूसरा जो हो गया वो हो गया राउत। तीसरे जो ग्रंथ हो गया वो हो गया गंगा लहरी। तो ये जो 3 ग्रंथ हैं ये पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग बात करते हैं किनकी? महाराजा राय सिंह की। देखिए महाराजा राय सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1544 से 74 तक शासक रहे कल्याणमल। तो 1574 से कौन शासक बनेंगे? राय सिंह। राय सिंह ने 1612 तक शासक किया था। ठीक है, 1574 से 1612 तक राय सिंह ने शासन किया था। मुगल सेवा में 4 साल पहले चले गए थे शासक बनने से 1570 में, क्योंकि कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है, अब देखिए ये ना आपको टाइमलाइन से पता चल रहा होगा कि ये 2 मुगल शासकों के समकालीन थे। सबसे पहले तो अकबर, अकबर की सेवा में ये गए थे 1570 में और अकबर शासक रहे थे 1505 तक। उसके बाद में जहांगीर, जहांगीर 1605 में शासक बने और 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये 2 शासकों के समकालीन रहे थे यहां से यहां तक। ठीक है, यहां मैंने 1505 बोल दिया, शायद 1605 है। ठीक है, लिखा मैंने सही है। अगर कुछ डाउट हो तो मतलब समझ जाना, इतना तो खुद भी समझ सकते हो। अब देखिए राय सिंह को ना एक मतलब एक टर्म से संबोधित किया जाता है, मुगल दरबार का स्तंभ। मुगल दरबार का स्तंभ। ठीक है, और बात करें तो अकबर ने राय सिंह को एक मनसब दिया था। मनसब दिया कितने का? 4,000 का मनसब। फिर जब जहांगीर आया तो जहांगीर ने इसको बढ़ा दिया मनसब को और 5,000 कर दिया। ठीक है, अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा, जिसके तहत जो गैर राजवंश मतलब अकबर के जो परिवार का नहीं है उसको 5,000 का अधिकतम ये मनसब दिया जाता था, और जो परिवार का है मतलब रक्त संबंधी है उसे अधिकतम 10,000 का मनसब प्रदान किया जाता था। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था, तो वो अकबर था। ठीक है, और बात करते हैं तो अकबर ने जैसे इन 1574 में ये शासक बने तो 1572 से 74 तक 2 साल तक ये मारवाड़ के राव चंद्रसेन के विरुद्ध जोधपुर के प्रशासक बने थे। ठीक है, चंद्रसेन, चंद्रसेन के विरुद्ध प्रशासक बने। ठीक है, चंद्रसेन के विरुद्ध ये क्या बने थे? प्रशासक बने थे। और बात कर लेते हैं तो 72 से 74 तक प्रशासक थे, और इसी के बीच में आप लोग याद रखिए 73 में 1573 में इन्हें गुजरात के अभियान पर मिर्जा बंधुओं का दमन करने के लिए भेजा गया था। मिर्जा बंधुओं का नाम था इब्राहिम मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा। ठीक है, देखिए मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, इब्राहिम हुसैन नाम याद रख लेता हूँ, फिर मिर्जा बंधु तो वैसे भी याद ही, तो इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा। ठीक है, अब देखिए और बात करें तो ये 1574 में फिर शासक बन गए। 1574 के बाद में हम लोगों को एक बात याद रखनी है 1581 की। 1581 में आपको याद होगा, अगर आपने जयपुर राजवंश कभी पढ़ा हो, तो अकबर ने आमेर के मान सिंह को काबुल और कंधार में भेजा था। तो उन्हीं का सहयोग करने के लिए 1581 में राय सिंह को काबुल व कंधार अभियान पर भेजा गया। काबुल व कंधार अभियान पर मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया काबुल में। ठीक है, मिर्जा हाकिम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
और मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान में एक सिरोही रियासत की कुछ स्थिति थी उस टाइम पे। देखिए, सिरोही के शासक थे बीजा देवड़ा। बीजा देवड़ा ये सिरोही के उस टाइम पे शासक थे। इनके भाई थे कौन? सुल्तान देवड़ा। इन दोनों के बीच में राज्य का था विवाद। ठीक है, बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा के बीच में सिरोही राज्य का विवाद था। बीच में घुस जाते हैं कौन? राय सिंह। राय सिंह हमला करके बीजा देवड़ा से आधा सिरोही छीनकर ये दे देते हैं अकबर को। ठीक है, अकबर ये दे देता है महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को। अब राज्य लेना कौन चाहता था? सुल्तान देवड़ा। और है किसके पास में वर्तमान में? जगमाल के पास में। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध 1583 में। दत्तानी सिरोही में है, सिरोही में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में जगमाल मारा जाता है। वैसे जगमाल था कौन? महाराणा प्रताप का भाई। महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल। जब प्रताप को शासक बनाया गया था तो नाराज होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला गया था और सुल्तान देवड़ा जगमाल को मार देते, युद्ध में पराजित करके। दत्तानी के युद्ध में 1583 में हुआ था, सिरोही में हुआ था और सिरोही राज्य का ही विवाद था ये। ठीक है, तो यहाँ पे राय सिंह में हमने ये छोटी सी बात पढ़ ली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं राय सिंह के बारे में। राय सिंह ने विद्रोह का दमन किया था, जैसे एक बलूचिस्तान का विद्रोह था, बलूच विद्रोह। इसका दमन करने के लिए भी अकबर ने भेजा था राय सिंह को बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है। और बात करें तो हाँ, एक ना, जैसे मैंने लिखा महाराजा राय सिंह, तो वहीं पे इनकी एक उपाधि मिलती है, मिर्जा राजा राय सिंह। तो ना ये मिर्जा राजा की उपाधि दी थी इन्हें अकबर ने। और मिर्जा राजा की उपाधि के साथ साथ उसी टाइम पे इन्हें नूरपुर, शमशाबाद और जूनागढ़ की जागीर दी गई थी। ठीक है, जूनागढ़ की जागीर दे दी तो इन्होंने राय सिंह ने जूनागढ़ में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया और ये ना दुर्ग पुराने किसी किले पर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ पड़ा। और इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। हम लोगों ने जब दुर्ग पढ़े थे, मैंने आपको इसी चैनल पे पूरे के पूरे दुर्ग पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और दुर्ग में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़ जो दुर्ग है वो, उसे हम लोग जमीन का जेवर कहते हैं। और सूरजपोल नाम का एक गेट है यहाँ पे, उसके दोनों तरफ जैमल व फत्ता की हाथीरूढ़ प्रतिमा स्थापित है। जब जूनागढ़ दुर्ग बनवाया तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रशस्ति स्थापित करवाई, राय प्रशस्ति। राय प्रशस्ति 1594 में स्थापित करवाई गई थी और बीकानेर के दुर्ग में लगी है। बीकानेर के दुर्ग मतलब जूनागढ़ दुर्ग में। इनके लेखक जो थे वो थे जेता या जैता। ठीक है, ये इनके लेखक थे। दोनों ही नाम आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, दोनों एक ही आदमी के नाम है। ठीक है, और बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत थी और बीका के टाइम पे लगी है। ठीक है, ये देखिए, जैसे राव बीका के टाइम पे नहीं लगी, बीका से लगी है। ठीक है, क्योंकि राठौड़ को जो वंश है बीकानेर में, वो बीका से ही शुरू होता है और राय सिंह के टाइम पे लगी है। तो बीका से लेकर राय सिंह तक की इसकी जानकारी हमें मिलती है राय प्रशस्ति में। और बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जो मैंने एक ग्रंथ बताया था आपको, करमचंद वंशो कीर्तन, जिसमें लूणकरण के उद्धारपूर्ण कार्यों का वर्णन मिलता है। उसी में इनकी एक उपाधि मिलती है, राजेंद्र। राजेंद्र की उपाधि मिलती है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलकर इनके ग्रंथों की बात हम लोग कर लेते हैं। राय सिंह के ग्रंथ हैं 4, आपको याद रखने हैं। राय महोत्सव, क्या इशू है इधर, एक मिनट, कल की क्लास में फिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा यहां पढ़ लेते हैं। राय महोत्सव, दूसरा हो गया बाल बोधिनी,
तीसरा हो गया वैदिक वंशावली, और जो चौथा हो गया वो हो गया ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला, ये चार राय सिंह के जो ग्रंथ है वो हो गए। आप लोग फटाफट से एक बार इनको मन ही मन में रिपीट कीजिए। राय महोत्सव, बाल बोधिनी, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला। कीजिए कीजिए, रिपीट कीजिए। तो आई होप आपको याद हुआ होगा। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो इन्हें एक बार कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1612 में जब राय सिंह का जो मैंने टाइमलाइन बताया था, शासनकाल जो बताया था, उसमें मैंने बताया 1612 तक शासक रहे थे, क्योंकि 1612 में दक्षिणी भाग में, दक्षिण भारत में बुरहानपुर, दक्षिणी भाग में बुरहानपुर, एमपी में, मध्य प्रदेश में है बुरहानपुर, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राय सिंह की मृत्यु कब हुई? 1612 में। कहाँ हुई? बुरहानपुर, एमपी में हुई थी। तो ये बात हमारी कंप्लीट होती है महाराजा राय सिंह की। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट राजा को, वो है राव सूर सिंह। ठीक है, इनके बारे में दो ही चीज पढ़नी है। ठीक है, दो चीज पढ़नी है, वो कौन सी है अभी देखिए। सबसे पहले तो आपको इनका शासनकाल याद रखना है, जो कि 1613 से लेकर 1631 तक है। उसके बाद में आपको पता है कि 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह किया था। शाहजहां ने विद्रोह किया था, शाहजहां का नाम था खुर्रम। ठीक है, शाहजहां के विद्रोह के दौरान इन्होंने शाहजहां का किया था विरोध। ठीक है, मतलब शाहजहां के एंटी थे 1623 में। अब आपको पता है भारत में 5 साल में सरकार बदल जाती है, 5 साल में सूर सिंह भी बदल गए। 1623 के बाद में 1625, माफ कीजिए 5 साल जोड़ के 1628, 1628 में जब झुंझार सिंह बुंदेला, झुंझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया शाहजहां के विरुद्ध, तो इन्होंने शाहजहां का सहयोग किया, शाहजहां का सहयोग किया। ठीक है, ये बातें हो गई। और देखें तो बीकानेर में इन्होंने एक और चीज याद रखिएगा, सूर सागर झील का निर्माण करवाया। सूर सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बीकानेर में राव सूर सिंह ने सूर सागर झील का निर्माण करवाया। 1623 में विद्रोह किया था शाहजहां का, 1628 में सहयोग किया था। बस आपको सूर सिंह के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और अगला जो शासक बने 1631 के बाद में, वो बने थे राव करण सिंह। ठीक है, करण सिंह 1631 से लेकर 1669 तक शासक बने थे। ठीक है, 1669 तक। अब देखिए इनकी एक उपाधि मिलती है जालंधर बादशाह। ये जो उपाधि मिलती है ये चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है सुख सप्तति, उसमें मिलती है। सुख सप्तति में मिलती है चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ। ठीक है, और बात करें तो करण सिंह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस बात के लिए है? करण सिंह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मतीरे की राड़ के लिए। मतीरे की राड़ के लिए ये हुई थी 1644 में। अमर सिंह वर्सेस करण सिंह। ठीक है, अमर सिंह थे नागौर के शासक, और करण सिंह जैसे हम बीकानेर पढ़ रहे हैं तो ये बीकानेर के शासक है। करण सिंह की इसमें हुई थी विजय, अमर सिंह की पराजय हुई थी। ठीक है, ये ना हुआ क्या था, मतीरे की राड़ था, एक गांव का सीमा विवाद था। जैसे जाखड़िया गांव था, वो नाम जाखड़िया गांव, तो बीकानेर और नागौर के बीच में सीमा का विवाद था जाखड़िया गांव को लेकर। तो ये हुई राड़, और 1644 में हुई, अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुई, और करण सिंह इसमें विजय रही। इतना पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक ना करण सिंह के टाइम पे नाम आता है, हमारे यहाँ लिखते हैं गंगाराम मैथिली।
गंगाराम मैथिली ने क्या किया, कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी, दो ग्रंथों की रचना की, कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नाम से। ठीक है, करण सिंह के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। मैन तो ये मतीरेड़ की राड़ के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है बहुत बार और पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। बस दैट याद रखिए, गांव का नाम याद रखिए और सामने जो शासक था वो याद रखिए, बाकी अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनके बाद में जो शासक बने वो है अनूप सिंह। अनूप सिंह जो है वो 1669 से शासक बने थे और 69 से लेकर 98 तक शासक बने थे। अब देखिए, अगर आपको ये समय याद नहीं होता है तो मत कीजिए। ठीक है, फालतू में रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर चीजें आपको और याद हो रही है तो और कीजिए, फालतू में टाइम खराब मत कीजिए। और इसका फायदा बस इतना होता है, आप लोग टाइमलाइन मैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर आगे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह कर पाएंगे इनकी टाइमलाइन वगैरह से, तो उसके लिए इजी होगा थोड़ा। लेकिन पहले आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप लोग बस जो मैं चीजें बता रहा हूँ उन्हीं पे फोकस कीजिए। टाइमलाइन तो आप आराम से कहीं पे भी लिख के एक साथ में चिपका लीजिए और फिर सुबह सुबह बस थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगी। ठीक है, तो अनूप सिंह ने ना थोड़ा औरंगजेब के फेवर में थे। औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही भरातीव की उपाधि दी थी। माही भरातीव मतलब मेरा भाई। ठीक है, माही भरातीव की उपाधि दी थी औरंगजेब ने अनूप सिंह को। अनूप सिंह ना स्वयं एक विद्वान थे और बहुत सारे विद्वान इनके यहाँ रहा भी करते थे। अब विद्वान ये किस प्रकार थे, इनके 3 ग्रंथ हैं, अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध। 3 ग्रंथ हैं अनूप सिंह के, अनूपोदय, अनूप विवेक और काम प्रबोध। 3 ग्रंथ हो गए अनूप सिंह के। अब अनूप सिंह ने एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी, अनूप पुस्तकालय, जो कि बीकानेर में स्थित है। ठीक है, अनूप पुस्तकालय जो कि बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बनवाया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज होंगे किस प्रकार से, ये देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो तो बीकानेर में है और इन्होंने अनूप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल पूछ ले तो वो जोधपुर में है, मंडोर में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, इनके 4 दरबारी विद्वान थे अनूप सिंह के। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनके 4 जो दरबारी विद्वान थे। सबसे पहले थे आनंद राम। आनंद राम ने क्या किया, जो भागवत गीता है हमारी, भागवत गीता, उसका मारवाड़ी में अनुवाद किया। ठीक है, दूसरे जो विद्वान आते हैं वो आते हैं मणिराम नाम से। मणिराम ने 2 ग्रंथ लिखे, अनूप व्यवहार सागर और दूसरा ग्रंथ था अनूप व्यवहार विलास। विलास से लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, अनूप व्यवहार सागर और अनूप व्यवहार विलास। तीसरे जो विद्वान आए वो आए भाव भट्ट। देखिए, संगीत होता है तो उसमें भाव आते हैं, तो ये संगीत से संबंधित थे, तो इन्होंने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ लिखा, संगीत अनुपा पुस। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा इन्होंने, किन्होंने, भाव भट्ट ने। और अंतिम जो चौथे विद्वान है वो आनंद भट्ट है, आनंद भट्ट। इन्होंने आनंद तीर्थ नामक ग्रंथ लिखा। तो ये बात हमारी यहाँ पे पूरी होती है। अनूप सिंह की चारों विद्वानों के नाम आप किस प्रकार से याद रखेंगे, आनंद राम का नाम आप भागवत गीता से संबंधित करेंगे, आनंद भट्ट का नाम आप आनंद तीर्थ, डायरेक्ट मैच होगा आनंद आनंद, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। भाव मैंने आपको बताया, संगीत में भाव होते हैं, तो संगीत अनुपा पुंस हो गया। और फिर मणिराम अकेले बच गए, तो व्यवहार सागर और विलास इनके ग्रंथ हो गए, तो ये वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इनके बाद में जो शासक बने थे उनका नाम है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह का टाइमलाइन अब सभी का याद नहीं रखना, जो इंपोर्टेंट शासक है उनका टाइमलाइन याद रखिए, बाकी कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। तो जोरावर सिंह शासक बने। जोरावर सिंह का बस इतना ही याद रखिए आप लोग कि 17 जुलाई 1734, ये मैं डेट जब भी लिखूं समझ जाना, आप लोगों को सबको पता है। बताइए इस दिन क्या हुआ था। इस दिन एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन।
हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? जोरावर सिंह थे। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। आगे हम लोग देखें तो जोरावर सिंह के बाद में शासक आए थे सूरत सिंह। सूरत सिंह, चलिए, सूरत सिंह के टाइम पे ना एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। सूरत सिंह के समय जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था और 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर के शासक थे जाबता सिंह भाटी। ये मान लीजिए भटनेर है, यहाँ के शासक थे जाबता सिंह भाटी। ठीक है, भटनेर पर आक्रमण किया सूरत सिंह ने 1605 ईस्वी में, इन्हें कर दिया पराजित। और अप्रैल 1805 की बात है ये, अप्रैल 1600 लिख दिया है क्या मैंने? 1800 है, ठीक है, अप्रैल 1805 की बात है। और इन्होंने क्या किया, और डेट भी बताऊं तो याद रख लीजिए, वरना कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1805 आप डायरेक्ट याद रखिए। 16 अप्रैल 1805 में इन्होंने भटनेर जो है उसका नाम बदला, और मंगलवार था उस दिन, तो इन्होंने नाम रखा हनुमानगढ़। सूरत सिंह ने भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। 16 अप्रैल 1805 को जाबता सिंह भाटी को पराजित करके अधिकार किया था। उसके बाद में एक ना घटना आती है, जो आती है चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, जो मैंने आपको दुर्गों वाली क्लासेस में पढ़ाया था। तो उसके संबंधित जो घटना है, उस टाइम पे भी शासक बीकानेर के सूरत सिंह ही थे। इन्होंने क्या किया, चूरू पे आक्रमण किया 1814 में। इनके साथ में थे अंग्रेज। ठीक है, चूरू का किला, चूरू के किले पे आक्रमण किया। इस टाइम पे चूरू के किले का किलेदार था शिवजी, या फिर एग्जाम में नाम शिव सिंह भी आता है। शिव सिंह चूरू के किले के किलेदार थे। तो जब ये आक्रमण हुआ तो चूरू कोई बहुत बड़ा किला नहीं है, तो यहाँ पे गोला बारूद हो गया खत्म। तो घर से लोगों ने और जो सामंत वगैरह थे, इन्होंने लाकर जो किलेदार है उसको चांदी दे दी, और चांदी के गोले बनाए गए और उनको इन पर दागा गया। और ये भी फिर आक्रमण नहीं करते हैं, वापस लौट जाते हैं बीकानेर। तो चूरू के किले का नाम पड़ता है, चूरू का किला जो उसका नाम पड़ता है वो होता है चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से सूरत सिंह ने, आप लोग ऐसा याद रखिए ना कि पूरा मतलब राजस्थान का जो उत्तरी राजस्थान है उसकी सूरत बदल दी। तो मतलब भटनेर का नाम बदल दिया और फिर चूरू के किले पर भी आक्रमण किया। तो इस प्रकार से याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो एक छोटी सी चीज मैंने उस टाइम पे भी बताई थी कि चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, कमेंट में बताइए। टेस्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका, कमेंट सेक्शन में बताइए चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था। आप बताइए, तब तक हम लोग आगे पढ़ते हैं। सूरत सिंह जो है, सूरत सिंह, इन्होंने ना संधि की थी अंग्रेजों के साथ में 1818 में। जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि, सहायक संधियों में जो बीकानेर का शासक था वो था सूरत सिंह। मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि बीकानेर की संधियों के टाइम पे सूरत बहुत अच्छी थी। तो उस तरीके से आप लोग याद होगा अभी तक आपको कि बीकानेर का जो शासक था वो था सूरत सिंह। और बात करें तो इन्होंने ना चार्ल्स मैटकोफ से बात करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजा था। चार्ल्स मैटकोफ कौन थे, पहले ये बताइए। चार्ल्स मैटकोफ कौन थे? मैं बता चुका हूं आपको, 1857 की जब क्रांति मैंने पढ़ाई थी तब मैं बता चुका हूं। चार्ल्स मैटकोफ गवर्नर का प्रतिनिधि था, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था चार्ल्स मैटकोफ। उनसे बात करने के लिए इन्होंने अपने प्रतिनिधि काशीनाथ को भेजा था। ठीक है, तो बीकानेर की सूरत बदल दी, मतलब हनुमानगढ़ नाम रख दिया भटनेर का। दूसरा, चूरू के किले पर आक्रमण किया, उसके बाद में सहायक संधि मतलब स्वीकार की। और बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने भी 2 बार आक्रमण किया था इनके टाइम पे। बस इतना कुछ आपको याद रखना है, आगे चलते हैं। और सूरत सिंह के बाद में जो शासक बने थे वो बने थे रतन सिंह। रखनी है ना। देखिए, आप लोग जैसे देखते हैं कि अंग्रेजों की जब कंट्रोल में आया पूरा राजस्थान संधियों के बाद में, तो युद्ध वगैरह बहुत ही कम देखने को मिले, इतने ज्यादा युद्ध नहीं हुए। लेकिन रतन सिंह के टाइम पे एक युद्ध हुआ, जिसे हम लोग बासाणी का युद्ध कहते हैं।
बासानी का जो युद्ध है वो 1500, माफ कीजिए 1500 क्यों निकल रहा है, 1827 में हुआ था। ठीक है। ये ना रतन सिंह, मतलब ऑब्वियसली इन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो रतन सिंह और गज सिंह के साथ में मतलब हुआ था, गज सिंह के बीच हुआ था। गज सिंह का नाम याद रखिएगा, और रतन सिंह आपको वैसे भी याद आ ही जाएगा युद्ध का नाम देखकर। और बात करें तो इसका ना निपटारा किया था मेवाड़ के शासक थे एक जवान सिंह। 1527 में मेवाड़ के शासक थे जवान सिंह, उन्होंने इस युद्ध का निपटारा किया था। ठीक है। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, आपने नाम सुना होगा, दयाल दास। एक मिनट। दयाल दास जी, वो भी रतन सिंह जी के ही दरबारी विद्वान थे। ठीक है। हिंदी भाषा के कवि हैं दयाल दास जी। और बात करें तो दयाल दास जी ने एक रचना की थी, बहुत बार आप सुनते हैं, दयाल दास री ख्यात। इस ख्यात में पूरे के पूरे बीकानेर का, पूरे के पूरे बीकानेर का राठौड़ों का इतिहास मिलता है। ठीक है। दयाल दासरी ख्यात में पूरे के पूरे बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि रतन सिंह ना 1837 ईस्वी की बात है, ये ले गई बीकानेर के जो राजपूत है उनको, कहा बीकानेर के राजपूतों को ये ले गई, बी से याद रखेंगे आप, बीकानेर, और बी से याद रखेंगे बिहार। बिहार के गया नामक स्थान पर ले जाके हाथ में दिया गंगा जल, और कहा कि कन्या वध पर प्रतिबंध लगवाओ और आण निकलवाई। आण होती है सौगंध। ठीक है। आण होती है सौगंध, तो कन्या वध पर प्रतिबंध की आण निकलवाई बीकानेर के राजपूतों से। लेकिन पूर्णतः प्रतिबंध तो आपको पता ही है, मैंने जो कुप्रथा है उसमें बताया था कि बीकानेर में जो कन्यावध पर पूर्ण प्रतिबंध है वो 1844 में लगा था। मैंने आपको बता दिया था, जो कुप्रथाओं वाली क्लास हमने ली थी उसमें। आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पेज पे जाइए अभी, और चैनल पेज पे जब जाएंगे आप लोग वीडियोस के सेक्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। लगभग नीचे से आप स्टार्ट करेंगे तो 5वीं या 10वीं क्लास मिल जाएगी, लगभग 5 से 10 के बीच में मिलेगी आपको। ठीक है। तो 1544 में बीकानेर में जो कन्यावध है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा था। और शेखावटी के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, मैंने उस टाइम पे 1857 की क्लास में बताया था, जवाहर जी, उनको रतन सिंह जी ने ही शरण दी थी जूनागढ़ के दुर्ग में। तो इतनी बातें हो गई रतन सिंह जी के बारे में। आगे जो शासक आते हैं वो आते हैं सरदार सिंह, और सरदार सिंह एकदम से अंग्रेज के समर्थक जो शासक बोलते हैं ना हम लोग, वो थे। 1857 की क्रांति के टाइम पे शासक थे अंग्रेजों का। राजस्थान के बाहर जाकर भी सहयोग किया था, तो अंग्रेजों ने खुश होकर टिब्बी परगने के 41 गांव इन्हें भेंट किए थे। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। सरदार सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। 1857 की क्रांति में एकमात्र शासक थे जो राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, और टिब्बी परगने के 41 गांव अंग्रेज प्रसन्न होकर इन्हें भेंट में दे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो शासक आते हैं वो आते हैं डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के बारे में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो डै से डूंगर सिंह और डै से डाकघर, बीकानेर में डाकघर की स्थापना। दूसरी डूंगर कॉलेज की स्थापना। ठीक है। और तीसरी चीज देखें तो बीकानेरी जो भुजिया विश्व प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी भुजिया चलाए थे इन्होंने, किन्होंने, डूंगर सिंह ने। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं कि बीकानेर में जितने महत्वपूर्ण राय सिंह थे उतने ही महत्वपूर्ण गंगा सिंह है। ठीक है। महाराजा गंगा सिंह का नाम आता है महत्वपूर्ण शासक के रूप में, और इनका तो आपको समय भी याद ही रखना है, मत ही भूल जाना। 87 से 43 तक शासक थे। अब टाइम आप निकाल लो कितना हो गया, 43 वो और 13 वो, 56 वर्षों तक शासक रहे थे। ठीक है। अब देखिए एक एक चीजें फटाफट से आपको मैं बताता हूं। आपको इनके बारे में कुछ एक डेट्स याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। सबसे पहले 1887, उसके बाद में आपको 1899, 1913, 1914, 18, 1916। एक बार इतना ही पढ़ते हैं कि
1887 में तो ये शासक बने थे। 99 में अगर आप लोग 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत निकलेगी 1956, और 56 में पड़ा था अकाल, तो 56 काल के समय शासक थे गंगा सिंह। ठीक है। 1913 की बात करें तो गंगा सिंह ने 1913 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और उसका नाम 1917 में बदलकर विधानसभा रख दिया गया। ठीक है। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने गंगा सिंह ने गंगा रिसाला नाम से ऊंटों की सेना भेजी थी। गंगा रिसाला नाम से ऊंटों की सेना भेजी थी किसने? गंगा सिंह ने। 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की गई। इसके जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय MMM थे, और इनकी स्थापना के लिए सर्वाधिक जो आर्थिक सहयोग दिया था, सर्वाधिक आर्थिक सहयोग वो गंगा सिंह ने दिया था। जयपुर के शासक आएंगे माधो सिंह द्वितीय, उन्होंने भी BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए का जो सहयोग दिया था, 5 लाख रुपए। तो वो चीज तो हम लोग वहीं पढ़ लेंगे, उतना कुछ है नहीं। तो माधो सिंह द्वितीय ने 5 लाख का सहयोग दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो सहयोग दिया था वो गंगा सिंह ने दिया था। ठीक है। और बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ, आपको पता है दोषी कौन ठहराया गया? जर्मनी। जर्मनी को जब दोषी ठहराया गया तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो 1919 में, इसको इरेज करते हैं, 1919 में एक ना सम्मेलन हुआ था पेरिस में, पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला भारत का जो एकमात्र प्रतिनिधि था वो था गंगा सिंह। ठीक है। गंगा सिंह भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसके बाद में टाइम याद रखेंगे आप लोग 1919 का ही, उसमें एक डेट याद रखेंगे आप लोग, जून की 28 जून। यहां संधि होती है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। इस संधि पे भारत का जो प्रतिनिधि था हस्ताक्षर करने वाले वो थे गंगा सिंह जी। ठीक है। तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के एकमात्र प्रतिनिधि कौन है? गंगा सिंह। और बात करें तो 21 में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। 21 से लेकर 25 तक इन्हें इसके प्रथम चांसलर बनाया गया था। किन्हें? गंगा सिंह जी को। 21 से लेकर 25 तक प्रथम चांसलर बनाया गया था किन्हें? गंगा सिंह जी को। ठीक है। और बात करें तो इन्होंने रोम से नोट लिखा था, एक रोम नोट। तो रोम नोट का संबंध भी किनसे है? गंगा सिंह से ही। और देखिए इनके बारे में ना बहुत सी बातें हैं, पूरी लास्ट तक, मतलब जिस प्रकार से हमारे जो जयपुर राजवंश है उसमें हम लोग पढ़ते हैं 2 शासकों के बारे में, सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह, तो उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट शासक है। तो आगे चले तो देखते हैं 1927 में जगह थी रामनगर। रामनगर का इन्होंने नाम बदल दिया, अपने नाम पर रख दिया गंगानगर। ठीक है। 1927 में नाम परिवर्तन करके रामनगर का क्या रख दिया गया? गंगानगर। 27 में ही गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बीकानेर में पेयजल सुविधा प्रोवाइड की जाए, पेयजल सुविधा प्रदान की जाए। देखिए उस टाइम पे उन्होंने पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए गंग नहर बनवाई। तो इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, क्योंकि भागीरथ गंगा को लेकर आए थे ना पृथ्वी पर, उसी प्रकार से इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। ठीक है। और बात करें तो आधुनिक भारत के अलावा या फिर राजपूताना दे दे, राजपूताना का भागीरथ, तो वो भी यही होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और बात करें इनके बाद में तो एक ना 1930, 1931 और 1932 3 हुए थे गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह ने भाग लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ बातें हो गई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि जो हमारे गंगा सिंह जी है, बीकानेर के शासक थे, वो गए वहां पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 3-4 नाम आते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, स्वामी गोपाल दास थे, चंदलमन बहड़ थे, और भी नाम है जैसे सत्यनारायण सराफ थे, महंत गणपति दास, ये सब लोगों ने मिलकर कुछ एक ना पत्रिकाएं बंटवा दी। पत्रिका का नाम रखा बीकानेर की थोती पोती। ठीक है। पत्रिका का नाम रखा बीकानेर दिग्दर्शन।
और बीकानेर दिग्दर्शन की जो पत्रिका है वो पूरे के पूरे सम्मेलन में बंटवा दी। तो गंगा सिंह जी के सामने लॉर्ड सेंकी ने वो पत्रिका ले जाके रख दी और जवाब मांगा। तो गंगा सिंह जी सम्मेलन छोड़कर वापस लौट गए थे। ठीक है, वापस आकर इन्होंने मुकदमा चलवाया। ठीक है, उन जो लोगों की जिन्होंने बांटी थी ये पत्रिकाएं, स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ, महंत गणपति दास, इन पर सभी लोगों पर मुकदमा चलवाया। और मुकदमा चलवाने के कारण जो ये अभियुक्त थे जिन पर आरोप लगाया गया, उनकी जो पैरवी थी वो रघुवर दयाल गोयल ने की थी। ठीक है, अब देखिए एक और शासक आते हैं आगे। उन शासक का नाम है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह क्या थे, भारत में जब विलय हुआ या राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उस टाइम पे बीकानेर के शासक थे। विलय पत्र पर इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। ठीक है, मैंने परसों की क्लास में, एकीकरण की क्लास में आपको बताया था ये कि बीकानेर के जो शार्दुल सिंह थे उन्होंने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और सबसे अंत में किया था धौलपुर के उदयपान सिंह ने 14 अगस्त को। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लोग देख लेना। और वो क्लास भी अगर आप देखना चाहते हो तो वही सीन है, जाके चैनल पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और कल या परसों की क्लास आपको मिलेगी। साथ ही में मैंने प्रैक्टिस सेशन भी डाला हुआ है राजस्थान का एकीकरण का, तो वो भी आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा जो बीकानेर का राजवंश है वो था कंप्लीट। मैं कल एक शॉर्ट्स डालूंगा, उसमें पूरा का पूरा जो बीकानेर का राजवंश है उसकी डेट्स वगैरह सारा कुछ एक साथ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। और क्या बोलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल हम लोग पढ़ेंगे एक अलग राजवंश, या फिर अगर कल्चर का टॉपिक हुआ तो वो लेके आएंगे। और साथ ही में एक ना एनटीपीसी की स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर चुके होंगे, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आई होप आपने। और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ में भी शेयर करो ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी बढ़िया से कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से कल किसी नई वीडियो के साथ में।